welcome back to my channel. I'm Aarti Kaushik, your tutor, and today we are going to learn about regulation of enzyme activity. जब भी मैं बात कर रही हूँ रेगुलेशन की तो इसका मतलब होता है कि एंजाइम को या तो इनहिबिट किया जाएगा या एंजाइम को एक्टिवेट किया जाएगा। तो आज हम उन मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे जो एंजाइम्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो मैं कुछ अपने बारे में, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देती हूँ। मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ। करंटली मैं HPSC PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें मैं एक यूनिट कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें से सिर्फ एक टॉपिक बचता है हमारा, वो है हमारा डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जो इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल, सेल वाला चैप्टर और एंजाइम्स अपने कवर कर लिए हैं। उसके साथ ही उनके MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं, शॉर्ट वीडियोस भी कर लिए हैं कवर और लॉन्ग लेक्चर्स भी कवर कर लिए हैं, और 3 से 4 वन शॉट वीडियोस भी मैं लेके आ चुकी हूँ। डेली मैं टेलीग्राम चैनल पे 9 to 9:30 के बीच में 10 क्वेश्चंस का क्विज शेयर करती हूँ। मेरे जो भी लेक्चर होते हैं उनकी PDF, उनके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, और हर दिन मैं टारगेट भी सेंड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आज आपको कौन सा टारगेट, मतलब कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं MCQ शाम को भेज देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अपनी प्रिपरेशन के लिए। यू कैन गेट माई चैनल वेयर यू विल गेट ऑल द थिंग्स एट वंस, जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं HPSC PGT बायोलॉजी की। अब मैं शुरू करने वाली हूँ HTET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी वीडियो लेक्चर लेके आना, जिसमें मैं डायरेक्टली वन शॉट वीडियोस लेके आऊँगी डिफरेंट चैप्टर्स की, क्योंकि HTET PGT बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारी NCERT इनफ होती है, 11-12 का सिलेबस इनफ होता है। हमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का नहीं स्टडी करना होता, तो उससे रिलेटेड मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे ही मैं करूँगी आई विल अनाउंस दिस। मेरी डेली 6:30 इन द मॉर्निंग एंड 6:30 इन द इवनिंग थ्योरी लेक्चर होते हैं, एंड 11 AM इन द मॉर्निंग मेरा एक MCQ सीरीज़ या MCQ टेस्ट आता है उस टॉपिक पे जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी होती हूँ। तो ये था मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मेरे चैनल के बारे में। अब हम वापस से आते हैं अपने रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। तो जो एंजाइम्स को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म्स होते हैं उसको मैं 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि एंजाइम फॉर्म होगा या एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, एंजाइम की कितनी क्वांटिटी रहेगी। तो ऐसे मैकेनिज्म जो एंजाइम की क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, जिसमें हम क्या करते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी, यानी कि एंजाइम की सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को में कन्वर्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, जिसको हम कैटालिटिक एफिशिएंसी बोलते हैं, वो अल्टर की जाती है। तो एक मैकेनिज्म वो है जो एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। दूसरा मैकेनिज्म वो है जो एंजाइम की फॉर्मेशन, सिंथेसिस को या तो क्या करेगा, सिंथेसिस करवाएगा या सिंथेसिस को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो एक मैकेनिज्म है जो एंजाइम की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा, एक है जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो जो हमारा एंजाइम की क्वांटिटी को अफेक्ट करने वाला मेथड होता है वो हमारा स्लो मेथड होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि अल्टरिंग द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, कि हम एंजाइम की सिंथेसिस के रेट को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसके डिग्रेडेशन के रेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इंडक्शन। इंडक्शन जो हमारे 2 टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इंड्यूसिबल। ठीक है। तीसरा, रिप्रेशन, और चौथा सबस्ट्रेट, मेटालाइन एंड कोएंजाइम की हेल्प से हम चेंज करते हैं क्वांटिटी किसकी, एंजाइम की। तो रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, कैसे हम इसके एंजाइम के सिंथेसिस का या डिग्रेडेशन का रेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाइटरी प्रोडक्ट की हेल्प से, मैंने मान लो प्रोटीन डाइट ली है, मैंने ज़्यादा प्रोटीन डाइट ली है, तो मेरे लीवर के अंदर आर्जिनेज एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। अगर मैंने अपनी डाइट में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लिए हैं तो मेरी बॉडी के अंदर लाइपेज एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। अगर मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लिया है, अगर मैंने अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लिया है, तो जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, उनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो ये क्या है, जो मैं डाइटरी ले रही हूँ या डाइटरी प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, उनकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, अल्टर कर रही हूँ रेट किसका, एंजाइम की सिंथेसिस का एंड एंजाइम के डिग्रेडेशन का। जैसे मैंने यहाँ पे आर्जिनेज एंजाइम का एग्जांपल लिया है कि अगर मैं प्रोटीन ले रही हूँ तो आर्जिनेज एंजाइम की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, उसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है लीवर सेल्स के अंदर।
सेकेंड है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि किसी इंड्यूसिबल कंपोनेंट या किसी इंड्यूसिबल सब्सटेंस के थ्रू मैं अपने पाथवे को एक्टिवेट करवा रही हूँ, ठीक है, वो है मेरा इंडक्शन। जैसे लैक्टोप्रोन में हम पढ़ते हैं, लैक्टोप्रोन में क्या होता है, जो लैक्टोज होता है वो इंड्यूस कर देता है एक्सप्रेशन किसका, लैक्टोप्रोन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उनका, जिसकी वजह से परमिएज एंजाइम, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ये सब बनते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है लैक्टोज के थ्रू। तो ये इंड्यूसिबल, ये कह सकते हैं एंजाइम के एक्शन को इंडक्शन करने का एक एग्जाम्पल है। तो जो इंडक्शन की प्रोसेस है वो किसी भी सबस्ट्रेट के थ्रू इंड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो जो इंडक्शन है वो दो टाइप का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम इंडक्शन या इंड्यूसिबल एंजाइम इंडक्शन। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इंड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि अपनी सिंथेसिस के लिए या अपनी क्वांटिटी के लिए। इंड्यूसिबल एंजाइम्स वो होते हैं जो इंड्यूसर, जैसे मैंने लैक्टोज का एग्जांपल लिया लैक्टोप्रोन में, तो लैक्टोप्रोन में जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, यहाँ पे मेरे तीन एंजाइम परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, इन एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि लैक्टोज इन लैक्टोप्रोन, जो क्या करते हैं, एंजाइम्स की सिंथेसिस को करवाते हैं। तो इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में कोई इंड्यूसिबल मॉलिक्यूल्स होता है जो एंजाइम की सिंथेसिस को करवाएंगे, प्रमोट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो ये दो टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो इंड्यूसर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, और इंड्यूसिबल एंजाइम जो इंड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे कि लैक्टोप्रोन। दूसरा होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का एग्जाम्पल हम लें तो रिप्रेशन में क्या होता है, जैसे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, अगर मैंने क्या कर लिया अपनी बॉडी में, मैंने अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लिया, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लूँगी तो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस मेरी बॉडी में कम होगा। तो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी एंजाइम मेरी बॉडी में बनने थे वो नहीं बनेंगे, ये रिप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, रिप्रेशन है। फिर कुछ सबस्ट्रेट होते हैं, कुछ मेटल आयंस होते हैं, कुछ को एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे एंजाइम यानी कि एपो एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है या प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, ये प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक्टिवेट तभी होता है जिससे, जब इससे कुछ को एंजाइम्स या फिर कुछ को फैक्टर्स, ठीक है, या कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ठीक है, या फिर कुछ मेटल आयंस, ये सब बाइंड हो जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और होलो एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो भी क्या करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड होकर एंजाइम की कन्फर्मेशन को चेंज करता है, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। या मेटल आयंस जैसे निकल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये भी कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी करवाने में हेल्प करते हैं। को एंजाइम जैसे NAD पॉजिटिव, ये भी क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स की जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे मैकेनिज्म की जो कैटालिटिक एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है एंजाइम्स की। तो जो ये मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म फास्ट होता है और ये हमारा एग्जिस्टिंग एंजाइम को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग एंजाइम की फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है बाय अफेक्टिंग इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। ये उसकी क्वांटिटी को चेंज नहीं करता, उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है ये मैकेनिज्म, और ये फास्ट मैकेनिज्म होता है। तो इसको परफॉर्म करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे एलोस्टेरिक रेगुलेशन, फीडबैक इनहिबिशन, प्रो एंजाइम या जाइमोजन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऐसे एंजाइम्स में की जाती है जिन एंजाइम्स के अंदर कैटालिटिक साइट यानी कि सबस्ट्रेट को बाइंड करने वाली साइट अलग होती है और रेगुलेटरी साइट अलग होती है जहाँ पे एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन किन एंजाइम्स के अंदर होगी, ऐसे एंजाइम्स के अंदर जिनके अंदर दो हमारी साइट प्रेजेंट है, एक कैटालिटिक साइट और एक रेगुलेटरी साइट। तो क्या कह सकती हूँ मैं कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन जिन एंजाइम्स की होगी उनके अंदर दो सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, एक कैटालिटिक साइट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, दूसरी एलोस्टेरिक साइट फॉर इफेक्टर बाइंडिंग। और जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है वो दो तरीके से होता है, एक एलोस्टेरिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं, तो इसको मैं बोलती हूँ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एक जो एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करवा सकते हैं,
जिसकी को मैं बोलती हूँ पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन, या कह सकती हूँ कैसे एलोस्टेरिक रेगुलेशन इनहिबिट करता है एक्टिविटी किसकी, या इनहिबिट करता है, या कह सकती हूँ लो करता है, स्लो करता है क्या, एफिशिएंसी किसकी, कैटालिटिक साइट की, किसी भी एंजाइम की। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम है, ये मेरे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम की क्या है, रेगुलेटरी साइट जिस पे एलोस्टेरिक हमारा मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा, एक कैटालिटिक साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा। तो सबस्ट्रेट को बाइंड करने वाली साइट अलग है और एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल को बाइंड करने वाली साइट अलग प्रेजेंट है। अब सबस्ट्रेट जब आता है तो सबस्ट्रेट तो कैटालिटिक साइट पे बाइंड हो जाता है और क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है। बट जब एलोस्टेरिक इनहिबिटर आता है तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर रेगुलेटरी साइट पे आके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैटालिटिक साइट है उसकी एफिनिटी लो हो जाती है, उसकी एफिनिटी लो हो जाती है सबस्ट्रेट को बाइंड करने की, जिसकी वजह से या तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं या बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, जिसको मैं इनहिबिशन बोलती हूँ। इसको मैं क्या बोलती हूँ, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, जिसकी वजह से ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है एलोस्टेरिक रेगुलेशन का वो है पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जिसमें हम एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, एंजाइम के अंदर दो सब यूनिट होती है, एक रेगुलेटरी और एक कैटालिटिक। रेगुलेटरी सब यूनिट पे हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेटर आके बाइंड करता है, कैटालिटिक सब यूनिट पे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर आके हमारी रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट को बाइंड करने की बढ़ जाती है और वो सबस्ट्रेट को ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन किसके थ्रू की गई है, एलोस्टेरिक रेगुलेटर के थ्रू। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा मैंने गलत बता दिया, ये एक्टिवेटर का एग्जाम्पल है, ये एक्टिवेटर का एग्जाम्पल है और ये हमारा इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। जैसे एक्टिवेटर में बात करूं मैं, एडीपी क्या है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को करवाता है। ठीक है, पर मैं इनहिबिटर की बात करूं, जो हमने पहले डिस्कस किया था, इनहिबिटर की बात करूं तो यहाँ पे एटीपी क्या करता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर प्रेजेंट होगा तो वो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। कैसे, क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है जब हेक्सोकाइनेज, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। तो प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को अफेक्ट कर देगा। तो ये क्या है, इनहिबिटरी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। और एक्टिवेटर में क्या है, जो जब हमारा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो एडीपी के थ्रू इनहिबिट किया जाता है, तो वो किसका एग्जांपल है, इनहिबिटरी एलोस्टेरिक रेगुलेशन का, या इनहिबिशन ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो जो भी एलोस्टेरिक हमारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उनकी जो एफिनिटी होती है, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते और वो स्लो कोऑपरेटिविटी शो करते हैं। अगर वो नेगेटिव कोऑपरेटिविटी शो करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एलोस्टेरिक एंजाइम जिसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल, एलोस्टेरिक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके अगर उससे बाइंड कर रहा है तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है, तो वो नेगेटिव कोऑपरेटिविटी है। बट जब एक एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम से आके बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट से बाइंड करने की बढ़ जाती है, तो वो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है। कोऑपरेटिविटी का मतलब होता है जब एंजाइम के अंदर कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड करे और एंजाइम के अंदर पॉजिटिव कन्फर्मेशनल चेंज आए, जिसकी वजह से एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बढ़ जाए, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होगी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते और वो कोऑपरेटिविटी शो करते हैं, जो पॉजिटिव नेचर की भी हो सकती है और नेगेटिव नेचर की भी हो सकती है। अब इन एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, एक्स एक्सिस पे अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लूँ और वाई एक्सिस पे अगर मैं वेलोसिटी लूँ, वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन
ठीक है, वो मेरी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये मेरी ये जो लाइन है ये वी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइड कर्व का आता है। क्यों आता है सिग्मोइड कर्व का? क्योंकि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो कोऑपरेटिव वे से बाइंड करते हैं। कोऑपरेटिव वे से कहने का मतलब है कि पहले यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम से क्या बाइंड होगा, रेगुलेटरी मोलिक्यूल, और वो रेगुलेटरी मोलिक्यूल कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा एंजाइम के अंदर। वो पॉजिटिव कन्फर्मेशनल चेंज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। अगर वो नेगेटिव कन्फर्मेशनल चेंज लेके आ रहा है तो एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए घट जाएगी और प्रोडक्ट भी घट जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो सिग्मोइड कर्व का आता है। तो ये क्या पढ़ा हमने कि कैसे एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है जो हमारे एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। दूसरा यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का वो हमारे एंजाइम को यानी कि अर्ली स्टेप को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जैसे मैं ग्लाइकोलाइसिस में बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप की रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल होता है, वो इस 10 स्टेप की रिएक्शन के बाद 2 पायरुवेट की फॉर्मेशन करता है। जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड या पायरुवेट, वो इनहिबिट करेगा किसको, ग्लाइकोलाइसिस को, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। थर्ड मैकेनिज्म आता है प्रो एंजाइम्स या जाइमोजेंस का। प्रो एंजाइम्स एंड जाइमोजेंस इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी काफ़ी ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रो एंजाइम्स या जाइमोजेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि हमारी बॉडी के जो प्रोटीजेस हैं, प्रोटीजेस क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं या अमाइनो एसिड में तोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोटीजेस क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डाइजेशन करते हैं प्रोटीन मोलिक्यूल का। तो जो जाइमोजेंस होते हैं या पेप्सिनोजेंस होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम्स की। अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो जो प्रोटीएजेस हैं वो इनको क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बचेंगे ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से इनको ये हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ प्रो एंजाइम्स या कुछ जाइमोजेंस की अगर मैं बात करूं, जाइमोजेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पेप्सिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव एंजाइम होता है जो एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह प्रोथ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या हैं, ये मेरे प्रो एंजाइम्स हैं या जाइमोजेंस हैं जो इनएक्टिव थे और फिर बाद में क्या हो गए, एक्टिव हो गए किसी और मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पे एक आता है हमारा एंजाइम रेगुलेटरी मोलिक्यूल्स। एंजाइम रेगुलेटरी मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं। एक्टिवेटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को मतलब करवाएंगे, है ना, एंजाइम के एक्शन को परफॉर्म करवाएंगे। इनहिबिटर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम की कहाँ पे बाइंड करते हैं, ये एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और इनकी जो बाइंडिंग होती है ये रिवर्सिबल होती है। मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले या इनहिबिट करने वाले मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं जिस साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। पर इन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स यानी कि एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स की जो बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है। मतलब ये बाइंड भी कर सकते हैं एक्टिव साइट पे एंजाइम की और ये वहाँ से हट भी सकते हैं। ठीक है, तो इनहिबिशन दो टाइप का होता है, एक होता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है? कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेंगे, एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ जो मॉलिक्यूल कंपीट करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए, वो कम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नॉन कम्पिटिटिव होते हैं, मतलब कि वो एक्टिव सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से बाइंड ना करके, एक्टिव साइट से बाइंड ना करके किसी और साइट से बाइंड होते हैं एंजाइम के अंदर
और वो सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं करते एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए। बट जब वो बाइंड होते हैं तो एंजाइम के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो इनहिबिशन तो दोनों में होता है, पर एक में क्या होता है, कंपटीशन हो रहा है सबस्ट्रेट और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के बीच में टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और एक में कंपटीशन नहीं हो रहा, एक में क्या हो रहा है, जो रेगुलेटर है वो किसी और साइट पे बाइंड कर रहा है अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो जब मैं बात करती हूँ कम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करता है, Km की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। अगर Km की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मेरे क्या होता है, ये रिएक्शन जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट हो पाएगा और V मैक्सिमम यहाँ पे सेम रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है यहाँ पे मेलोनेट। तो मेलोनेट यहाँ पे कंपिटिटिव इनहिबिटर है जो हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है। अगर मैं नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन की बात करती हूँ तो ये V मैक्सिमम को डिक्रीज कर देता है और ये Km की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पेप्स्टेटिन एक हमारा क्या है, नॉन कम्पिटिटिव हमारा रेगुलेटर है जो एंजाइम रेनिन के फंक्शन को अफेक्ट करता है या रेनिन के फंक्शन को इनहिबिट करता है। तो ये क्या पढ़ा हमने कि इनहिबिशन होता है हमारे किसकी एक्टिविटी का इनहिबिशन होता है, एंजाइम की एक्टिविटी का दो तरीके से होता है, कम्पिटिटिव वे से और नॉन कम्पिटिटिव वे से। ठीक है, और जो ये हमारे कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसके लिए ग्राफ्स भी हम स्टडी करते हैं, उन ग्राफ्स को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन की। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम किसी कोवलेंट ग्रुप को, यह कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके किसी भी बायोमोलिक्यूल को हम एंजाइम से बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे या तो मैं क्या कर सकती हूँ, फॉस्फोरिलेशन कर सकती हूँ, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर सकती हूँ अपने एंजाइम से कोवलेंटली। ठीक है, कहाँ पे अटैच करूँगी, जैसे मान लो मेरे पास सीरीन, थ्रोनिन या टायरोसिन एंजाइम है। ठीक है, ऐसे एंजाइम हैं जो सीरीन से बने हुए हैं, थ्रोनिन से या टायरोसिन से बने हुए हैं, उनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग ये अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर ये किसी एंजाइम की कैटालिटिक साइट में प्रेजेंट है, कौन, सीरीन, थ्रोनिन और टायरोसिन। ठीक है, सीरीन, थ्रोनिन एंड टायरोसिन अगर किसी एंजाइम की कैटालिटिक साइट के अंदर प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं जिनसे मैं फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर सकती हूँ, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फॉस्फोरिलेशन बोला जाएगा। और इस फॉस्फोरिलेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको बोल सकती हूँ कि मैंने एंजाइम का क्या कर दिया, कोवलेंट मॉडिफिकेशन कर दिया, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मैं फॉस्फेट को बाइंड कर रही हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे एंजाइम की क्या होती है, कन्फर्मेशन चेंज होती है और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को मैं फॉस्फोरिलेशन के थ्रू अफेक्ट कर सकती हूँ, जो ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा एग्जाम्पल मिथाइलेशन, जिसमें CH3 मिथाइल ग्रुप को मैं एंजाइम की कैटालिटिक साइट पे कोवलेंटली बाइंड करके उसके फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हूँ। हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं उसके कैटालिटिक साइट पे बाइंड करके क्या कर सकती हूँ, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हूँ। एडिनाइलेशन, जिसमें मैं एडिनाइलिक एसिड को एंजाइम की कैटालिटिक साइट पे बाइंड करके क्या कर सकती हूँ, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी कैटालिटिक साइट पे किसी भी बायोमोलिक्यूल को बाइंड करके कोवलेंटली मैं उसकी कैटालिटिक साइट को मॉडिफाई करके कन्फर्मेशन को चेंज करके मैं उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हूँ। जैसे फॉस्फोरिलेशन के थ्रू मैं किस की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हूँ, ग्लाइकोजन सिंथेटेज, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में यूज होता है, एंड HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में यूज होता है। तो हमने समझ लिया कि हमारा क्या है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की। जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन दूसरे हमारे एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो
एंजाइम भी एक प्रोटीन है और कुछ हमारी बॉडी में प्रोटीन होते हैं। तो कोई प्रोटीन जब एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है या कैटालिटिक साइट है वो हमारी 3D होती है, मतलब वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो काल्मोड्यूलिन एक्टिवेशन बाय कैल्शियम बाइंडिंग। कैल्शियम आयन जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो अगर काल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड हो जाता है तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का। उसी तरह से जैसे PKA है हमारा, PKA फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ए है ना, PKA, इसके अंदर 2 डोमेन होते हैं, एक होता है 2R, एक होता है 2C, ठीक है, एक होता है 2R और एक 2C। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहले जो PKA होता है वो पहले हमारा, देखो PKA के अंदर क्या है, 2R है एंड 2C है, ठीक है, ये इसके क्या है, 2 रेगुलेटरी एंड 2 हमारे कैटालिटिक डोमेन है PKA एंजाइम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब साइक्लिक AMP आके हमारे 2R सब यूनिट से साइक्लिक AMP जो है वो साइक्लिक AMP जब 2R सब यूनिट से या 2R डोमेन से बाइंड हो जाती है तो ये क्या रिलीज़ करता है, 2C को रिलीज़ कर देता है, मतलब 2 कैटालिटिक सब यूनिट को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से PK एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, क्योंकि PK एक एंजाइम है, वो भी एक प्रोटीन है और साइक्लिक AMP भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे एंजाइम क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का। तो आज हमने स्टडी किया किसके बारे में, प्रोटीन को के फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, because I really need your support to motivate me for making such kind of videos.